हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा क्रैश कोर्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का 13th लेक्चर है। ये रोटेशनल डायनामिक्स का इसमें डिस्कशन हो रहा है। इसका हाफ पार्ट हम 12th लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, जिसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर वेलोसिटी, इनका हमने डिस्कशन वहाँ पर कर दिया है। तो अब हम आगे टॉर्क से इसको प्रोसीड करते हैं और इसमें बहुत सारे ऑब्जेक्टिव करके इसको फिनिश करेंगे टॉपिक को। तो देखिए, और पीडीएफ इसमें पड़ा हुआ है, उसको आप जरूर देख लेना वहाँ पर। देखिए, जो टॉर्क है उसका जो बेसिक फार्मूला है वो आर क्रॉस एफ होता है। यहाँ समझने की कोशिश करें। जैसे ये कोई, मान लीजिए यहाँ पार्टिकल है ई पॉइंट पर और इसमें फोर्स एफ लग रहा है इस डायरेक्शन को, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इसका ओरिजिन पर है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसको मिलाइए, ये वेक्टर आर है और एफ ये है। तो आर और एफ वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वो आपका जो है वो टॉर्क देगा, आर क्रॉस एफ। ठीक, नेचुरल है कि ये जब फाई निकालेंगे तो जब एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है वो हमेशा टेल टू टेल होगा। तो इसको आप एक्सटेंड करिए आर को आगे, तो ये एंगल फाई आएगा। ये एंगल फाई बिटवीन आर एंड एफ होगा। ओपन करेंगे तो टॉर्क आर एफ साइन फाई होगा। अगर हम फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करें बैक डायरेक्शन में और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसमें परपेंडिकुलर डाल दें, तो ये ओ से एम तक की डिस्टेंस जो कि हमने स्मॉल डी से लिखी है, ये नेचुरल है कि साइन फाई लगाएंगे तो आर साइन फाई के इक्वल होगा। तो टार्क फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑन द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स भी आता है। ठीक, और ये इजी भी पड़ता है अगर टार्क निकालें फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर। ठीक, दो मेथड हैं टार्क निकालने के, एक तो क्रॉस प्रोडक्ट करके या सीधे परपेंडिकुलर डालकर। तो अभी हम इस पर डिस्कशन करते हैं। एक पॉइंट आप और चेक करें, इसमें हमने जो है वो एफ को एक्सटेंड किया और जो आर साइन फाई था उसको डी लिख दिया। यहाँ पर अब की बार हम फोर्स के कंपोनेंट करेंगे। फोर्स का कंपोनेंट आर के अलोंग, इसको रेडियल कंपोनेंट बोलते हैं, एफ आर लिखते हैं, जैसे कि आपने एंगुलर मोमेंटम में देखा होगा। और जो 90 डिग्री पर कंपोनेंट है, ठीक, ये ट्रांसवर्स कंपोनेंट या एंगुलर कंपोनेंट बोला जाता है। ये पोलर कोऑर्डिनेट में रिजॉल्व किए जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप कंपोनेंट देखें तो एफ आर होगा एफ कॉस फाई और ये होगा एफ साइन फाई। ठीक है ना, इसका मतलब रेडियल कंपोनेंट कोई रोल प्ले नहीं करता है टॉर्क के फिनोमेना में, और एंगुलर मोमेंटम में भी नहीं करता था। तो यहाँ पर केवल हम टॉर्क को लिख सकते हैं ट्रांसवर्स और एंगुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स, रेडियल नहीं करता है कोई भी प्ले रोल। ठीक, इनटू डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ले लें और एफ फाई ले लिया जो कि हमारा एंगुलर या ट्रांसवर्स कंपोनेंट है। ठीक, इसको आप ओरल ध्यान रखना ये बात कि कौन सा कंपोनेंट जो है वो एक्टिव है। टार्क का फार्मूला आर क्रॉस एफ में अगर हम आर की वैल्यू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के पुटअप कर दें और फोर्स की एफ एक्स आई एफ वाई जे और एफ जेड के, और अगर हम इनका क्रॉस प्रोडक्ट करें तो तीनों कंपोनेंट निकल आएंगे टार्क के। यहाँ से हमने एक जेड कंपोनेंट को उठाया है जिसको आपको डायरेक्शन समझाना है, एक्स एफ वाई माइनस वाई एफ एक्स। देखिए सेम डायरेक्शन में ये आर था, ये एफ था, इसका कोऑर्डिनेट आर का एक्स कामा वाई, तो ये डिस्टेंस एक्स होगी, ये डिस्टेंस वाई होगी। जरा ध्यान देना, इस बार फोर्स के कंपोनेंट एफ एक्स किया एक्स डायरेक्शन में और वाई डायरेक्शन में एफ वाई किया। ये हमारा आर और एफ दोनों एक्स वाई प्लेन पर है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर हम वाई कंपोनेंट को चेक करें तो ये वाई कंपोनेंट ये है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन से इसमें परपेंडिकुलर डालें तो एक्स आएगा, यानी एक्स एफ वाई, और इसका डायरेक्शन एंटी क्लॉक है, एंटी क्लॉक वाइज को पॉजिटिव लेते हैं। अगर एफ एक्स को चेक करें, लाइन को एक्सटेंड करें और ओरिजिन से परपेंडिकुलर डालें तो वाई कोऑर्डिनेट के इक्वल आएगा। तो इसमें जो है वाई इंटू एफ एक्स होगा और इसका ये जो डायरेक्शन है वो क्लॉक वाइज होगा, इसलिए यहाँ माइनस आया है। हमने केवल इसको वेरीफाई कराने के लिए बताया है। अब आप ध्यान से मेरी बात को सुनना। टार्क का कोई भी अगर क्वेश्चन आता है, हम न्यूमेरिकल भी कराएंगे अभी बाद में, तो अगर आपका क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया है या क्रॉस प्रोडक्ट को निकाल लें आप, आर क्रॉस एफ को लगाएं, तो नेचुरल है कि उसमें टॉर्क के 3 कंपोनेंट आएंगे। ठीक, अगर कोई जीरो नहीं हुआ तो इन तीनों कंपोनेंट में आप क्वेश्चन को पढ़कर ये जरूर चेक कर लें कि कहीं बॉडी जो है वो किसी एक एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट तो नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी ये हमारी बॉडी है, इसमें आपने यहाँ पर फोर्स लगाया, ये रोटेट हो गई, तो इसका जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो जेड डायरेक्शन को है, यानी कि उसमें केवल एक्स और वाई कंपोनेंट होंगे। जब के आएगा तो एक्स और वाई कंपोनेंट।
क्योंकि ये एक्स वाई प्लेन में फ्री टू रोटेट है, ठीक है ना। तो और कंपोनेंट को छोड़ दें क्योंकि बॉडी उसमें फ्री टू रोटेट नहीं हो रही है। तो क्या करेंगे, अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करें तो तीनों जो कंपोनेंट आए टॉर्क के, क्वेश्चन को पढ़कर वहां पर चेक करें कि वहां जो कंपोनेंट है वो कौन सा इफेक्टिव है, उस कंपोनेंट को केवल लें और अदर को छोड़ दें। ध्यान रखना बात, अगर आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लगाते हैं तो कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। अगर आपको फोर्स गिवन है, आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से वहां पर परपेंडिकुलर डाल दें और सीधे वहां पर टार्क का कैलकुलेशन कर लें। दूसरा पॉइंट, जब हमने बताया था एंगुलर मोमेंटम में भी कि वो टार्क में भी आपका कॉन्सेप्ट है कि हम एक्सिस ऑफ रोटेशन, जैसे मान लीजिए ये बॉडी यहाँ पर एक्स वाई प्लेन पर रोटेट हो रही है और ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो किसी भी पॉइंट के अबाउट टार्क ले, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना, किसी भी पॉइंट के अबाउट, अगर हम प्लेन के सामने ले लेंगे तब तो नहीं प्रॉब्लम आती है, तो टार्क इसी के अलोंग आएगा, क्योंकि बॉडी अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेट हो रही है तो टार्क का डायरेक्शन जेड में होगा, ठीक, यानी के होगा या माइनस के होगा। तो बॉडी जो है, हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट के अबाउट टार्क लें, टार्क की जो वैल्यू है उसमें आएगी वैल्यू, उसमें कंपोनेंट होंगे, लेकिन एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा और अदर कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर होगा। जैसे मान लो ऐसे आया टार्क का डायरेक्शन, तो एक कंपोनेंट इसके अलोंग होगा, एक परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट को छोड़ देना है, वो इसमें इफेक्टिव नहीं होगा। वैसे जनरली बुक्स में ये लिखते हैं कि टार्क जो है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट के अबाउट लिया जाए, टार्क की वैल्यू चेंज नहीं होती है। टार्क आता तो है कंपोनेंट निकल कर, लेकिन वो इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि बॉडी फ्री टू रोटेट नहीं है। ओके, तो दूसरी बात, कभी कभी आपने देखा होगा जैसे आपके विंडो और गेट में जो लगे होते हैं, उसमें मान लीजिए ये विंडो का आपका जो है प्लैंक है और ये ऐसे करके रोटेट हो रहा है, ठीक, इसका ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है। तो ध्यान देना जरा बात पर, अगर आप ऐसे फोर्स लगाएं यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, तो इसमें ये नहीं, गेट नहीं खुलेगा, यानी कि टॉर्क नहीं लग रहा है। तो प्रैक्टिकली क्या है, टॉर्क लगता तो है लेकिन आपकी जो बॉडी है वो कांस्टेंट है, वो इसी एक्सिस के अबाउट वो फ्री टू रोटेट है। इसलिए जो यहाँ पर नॉर्मल वगैरह जो प्रोड्यूस होते हैं उनसे जो टॉर्क बनता है वो उस टॉर्क को बैलेंस कर लेता है। मेरी बात समझ गए होंगे आप सामने सामने है। दूसरी बात, ऐसे लगाइए फोर्स, ऐसे, तो ये लाइन ऑफ एक्शन एक्सिस ऑफ रोटेशन को कट कर रही है, यहाँ पर कोई टॉर्क क्रिएट नहीं होगा। एक बात और ध्यान दें, ऐसे हमने फोर्स लगाया, गेट नहीं खुलेगा, गेट तो जब ऐसे लगाओ तो खुलेगा, ठीक। दूसरी बात, पहले एक बात और समझ लें कि जब आप 90 डिग्री पर ऐसे फोर्स लगाएंगे गेट खोलने के लिए तो मैक्सिमम टार्क होगा। अगर इंक्लाइंड लगाएंगे तो इसके दो कंपोनेंट करें, एक हॉरिजॉन्टल और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन के पैरेलल, इसका कोई इफेक्ट नहीं होगा, इसकी वजह से टॉर्क लगेगा। खुद कंपोनेंट कर लें वहां पर। अगर कोई चीज फ्री टू रोटेट फिक्स है किसी एक्सिस के अबाउट, तो वहां पर थिंकिंग करें कि ये बॉडी केवल इसी एक्सिस के अबाउट जो है वो रोटेट हो सकती है, इसलिए टार्क का वही कंपोनेंट लें जो इसके अलोंग हो, ठीक। तो इसके खुद आप कंपोनेंट कर लेना। एक बात पर और ध्यान दें, अगर गेट का जो आपका प्लैंक है वो यहाँ पर फिक्स है कब्जे में, अगर आप इसको बाहर निकाल कर रखते हैं और आप ऐसे अगर फोर्स लगाएं तो देखिए टॉर्क क्रिएट हो जाएगा। वहां क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि वहां पर फिक्स है। तो पहले आप ये देख लें कि जिस बॉडी में आप फोर्स लगा रहे हैं और वहां जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है वो बॉडी कहीं किसी एक्सिस के अबाउट फिक्स तो नहीं है। अगर बॉडी बिल्कुल फ्री टू रोटेट है तो वो हमेशा सीएम के अबाउट जो है रोटेट होगी। अगर आप किसी ब्लॉक को स्पेस में ऐसे फेंक दें तो अपने सीएम के अबाउट वो रोटेट करती हुई जाएगी, मिलेंगे आप, ठीक है ना। और तो क्या करेंगे टार्क में, तीनों पॉइंट, अगर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपको डायरेक्ट निकालना है, ठीक। फोर्स की लाइन को एक्सटेंड करें, एक्सिस ऑफ रोटेशन से परपेंडिकुलर डालें और प्लेन में ही डालना, अननेसेसरी ऊपर नीचे नहीं डालें, नहीं तो एक कंपोनेंट आपको देखना पड़ेगा, नहीं तो फिर आर क्रॉस एफ लेना पड़ेगा, परपेंडिकुलर तो प्लेन से ही आएगा। अगर आर क्रॉस एफ लेते हैं तो कंपोनेंट तीनों चेक कर लें कि कौन सा कंपोनेंट इफेक्टिव है, ठीक है ना। और बॉडी कंपोनेंट इफेक्टिव है उसका यही मीनिंग है कि बॉडी किस एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट हो रही है, जैसा कि हमने गेट के केस में बताया है। तो प्रैक्टिकल भी उस चीज को ध्यान रखें, टार्क को, ठीक। टार्क निकालने के बाद बिल्कुल आसान, आर क्रॉस एफ लगाएं या ये लगा दें आप, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक। इसके बाद
टार्क की जो इक्वेशन है, जैसे फोर्स F इज इक्वल टू ma होता है, वैसे टार्क टाउ इज इक्वल टू I अल्फा होता है। हम ये डिस्कशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया वगैरह का कर चुके हैं। एंगुलर एक्सीलरेशन का हम थोड़ा बहुत डिस्कशन इसमें बाद में करेंगे। वैसे हमने उसमें सर्कुलर मोशन में डिटेल में इसका डिस्कशन कर दिया है। तो टार्क टाउ इज इक्वल टू I अल्फा, ठीक, ये बिल्कुल न्यूटन्स लॉ की ये भी सेकंड इक्वेशन है, सेकंड लॉ है, ठीक है। ये रोटेशनल डायनामिक्स में है। तो यहाँ पर इसी को आपको ध्यान होगा, जैसे वहां पर फोर्स रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है, वैसे यहाँ टार्क dl/dt होगा। स्ट्रिक्टली इसको सेंटर ऑफ मास पर लगाएं, ठीक। और ये एक्सटर्नल फोर्स है जो कि cm पर लग रहा है। इन इक्वेशन में एक्चुअली में क्या है कि वैसे तो यहाँ पर टार्क आप जिस पॉइंट के अबाउट लेंगे उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी यहाँ पर लेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर अगर एक्सटर्नल टार्क जीरो है तो आपको मालूम है कि एंगुलर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, और इसको हम कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला I ओमेगा है, जो कि डिटेल में आप 12th लेक्चर में कर चुके हैं। तो I ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट होगा, या I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। इसमें जैसे लिनियर मोमेंटम में है वैसे ही ओमेगा 1 और ओमेगा 2, कोई डिस्क वगैरह रोटेट हो रही है, क्वेश्चन लगाएंगे उसमें प्रैक्टिकली देखना, वो हमेशा विद रिस्पेक्ट टू अर्थ होंगे। जैसे डिस्क अगर रोटेट, इसका तो मैं आपको प्रैक्टिकल, डिस्क अगर रोटेट हो रही है तो डिस्क जो वेलोसिटी, अगर डिस्क के ऊपर कोई मैन चल रहा है तो उसकी वेलोसिटी हमेशा एंगुलर विद रिस्पेक्ट टू अर्थ रखे, फ्रेम के अबाउट नहीं। वहां भी यही कॉन्सेप्ट है लिनियर मोमेंटम में, ठीक। आपको ध्यान होगा कि एंगुलर मोमेंटम के बहुत सारे प्रैक्टिकल एग्जाम्पल एक बुक में देते हैं आपकी 11th में, कि एक रोटेटिंग जो है वो डिस्क है, उस पर एक मैन खड़ा हुआ है ऐसे हाथ में डंबल लिए हुए, ठीक, और डंबल को धीरे धीरे पास में ला रहा है, तो आर डिस्टेंस कम हो रही है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंक्रीज हो रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज होगी, ठीक है ना। किसी रोटेटिंग डिस्क पर अगर मान लो फ्री टू रोटेट है और स्टार्टिंग में वो रेस्ट में है और आप उस पर खड़े हुए हैं, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो डिस्क क्लॉकवाइज घूमने लगेगी, क्योंकि इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है तो फाइनल भी जीरो होगा। ये क्लॉक और एंटी क्लॉक मिलाकर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक। बाकी अभी न्यूमेरिकल देखेंगे। वर्क डन रोटेशन में आपके यहाँ कम यूज होता है। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ पर टार्क इंटू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। इसमें डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाते हैं, इस बात का ध्यान रखना, वेक्टर नहीं लगाते हैं, ठीक। इसके वर्क डन का हम थोड़ा इसमें रोटेशन में टिपिकल होता है, एक दो एग्जाम्पल हम लास्ट में ट्राई करेंगे देने की, वर्क डन की रोटेशन में कैसे निकालते हैं, ठीक। पावर का फार्मूला फोर्स इंटू वेलोसिटी है वहां पर, यहाँ फोर्स की जगह टार्क, वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी, ठीक इसी बिल्कुल फार्मूले सिमिलर हैं, चेंज कर दिया जा करें। काइनेटिक एनर्जी अगर बॉडी प्योर रोटेशन में है तो वहां हाफ mv² होगा, यहाँ हाफ I ओमेगा स्क्वायर होगा। I मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी होगी। अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिजिड बॉडी इन कंबाइंड ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल मोशन, यानी दोनों मोशन हो रहे हैं, जैसे ये डिस्क है आगे भी जा रही है, रोटेट भी हो रही है, ऐसी कंडीशन में दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी होंगी। सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ले, क्योंकि उसके अबाउट बॉडी जो है प्योर रोटेशन में है, हाफ I ओमेगा स्क्वायर प्लस हाफ mv², ये COM लिखा है, सेंटर ऑफ मास है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है, लीनियर मोशन की वजह से और ड्यू टू रोटेशनल मोशन की वजह से, दोनों मोशन कंबाइंड, ठीक। कंबाइंड ट्रांसलेशनल और रोटेशनल मोशन की हम थोड़ा स्टडी कराएंगे आपको, कि कंबाइंड मोशन में ये जैसे ये डिस्क है, ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, और v सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VCOM लिखी है, इसमें दोनों वेलोसिटी होगी, लीनियर भी होगी और एंगुलर भी होगी। जैसे ये रॉड है, ये आगे भी जा रहा है और रोटेट भी हो रहा है, आप स्पेस में फेंक दीजिए, आगे भी जाएगा, रोटेट भी होगा, ठीक। ऐसी कंडीशन में वेलोसिटी एट एनी पॉइंट ऑन द रिजिड बॉडी को चेक करें। ये इसका सेंटर ऑफ मास है जो हमने यहाँ पर लिया है, ये पॉइंट हमने O बना दिया है यहाँ पर, और ये कोई P पार्टिकल है जिसमें हम ये वेलोसिटी की स्टडी करना चाह रहे हैं। ये क्लॉकवाइज जो है वो बॉडी घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से और आगे भी जा रही है। आगे जाने का मतलब है कि हर पॉइंट जो सेंटर ऑफ, जैसे ये रॉड है, अगर ये आगे जा रहा है तो इसका सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जो होगी वही हर पार्टिकल की वेलोसिटी आगे की तरफ होगी। तो यहाँ पर P पॉइंट की एक वेलोसिटी V, जो VCOM है, लिनियर है, फॉरवर्ड है, ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होगी, ठीक है ना। न्यूटन्स लॉ में हम हर पॉइंट को लेकर, CM को लेकर और वेलोसिटी को सेम मान लेते हैं।
दूसरा ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो रोटेट होने में एक वेलोसिटी आपको मालूम है, जैसे आपने सर्कुलर मोशन में देखा होगा कि अगर ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये आगे रिवॉल्व हो रहा है पार्टिकल, तो इसमें एक लीनियर वेलोसिटी भी होती है जो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होगी टेंजेंशियल। ये वेलोसिटी हमेशा एक्सिस ऑफ जो रोटेशन है या जो सेंटर ऑफ मास है इसका, जिसके अबाउट ये बॉडी रोटेट हो रही है, उससे यहाँ पर ये मिलाइए और ये हमेशा 90 डिग्री पर होती है। तो आप क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर पॉइंट को जो सेंटर ऑफ मास है उससे इससे ज्वाइन कर दीजिए। बॉडी ध्यान रखें इसी के अबाउट एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये यहाँ पर ऐसे रोटेट हो रही है, तो यहाँ पर इसको मिला दीजिए और इसके ठीक 90 डिग्री पर लाइन ड्रा कीजिए। ये वेलोसिटी जो टेंजेंशियल होगी पी की, ये आर ओमेगा होगी। अगर प्योर रोटेशन होगा तो फिर लिनियर नहीं होगी, केवल ये आर ओमेगा होगी। अगर दोनों मोशन है तो इन दोनों का आपको वेक्टर सम करना पड़ेगा। ठीक, तो हमने दोनों का वेक्टर सम कर दिया, वीपी पर वेक्टर लगा दिया और प्लस वी पर वेक्टर लगा लिया। दो वेलोसिटी के वेक्टर सम का मतलब है, आप अच्छी तरह से जानते हैं, ला पैरेललोग्राम लगाएं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ठीक है, या रिजॉल्व करके करें, यानी कि अगर दोनों मोशन है, ट्रांसलेटरी भी है रोटेटरी भी है, तो ध्यान रखें उसमें लीनियर मोशन भी होगा जो सीधे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के इक्वल होगा हर पार्टिकल का, और दूसरा टेंजेंशियल वेलोसिटी भी निकालें जो कि v इज इक्वल टू आर ओमेगा के इक्वल होगी। दोनों का वेक्टर सम करें। हाँ, इसी तरह से देखिए, ये कोई बॉडी है, ये एक्सीलरेशन ए से जा रही है, तो इसमें दोनों मोशन है, ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे यहाँ पर ले, ये सीएम है, इसी के एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट यहाँ पर ये बॉडी रोटेट हो रही है और फॉरवर्ड भी जा रही है। तो जरा चेक करें कितने तरह के एक्सीलरेशन होंगे। एक तो एक्सीलरेशन इसमें सेंटर की तरफ होगा, सेंटीपिटल एक्सीलरेशन ए आर, जिसकी वैल्यू वी स्क्वायर अपॉन आर या आर ओमेगा स्क्वायर होती है। दूसरा, पूरी बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो ACM यानी कि सेंटर ऑफ मास का जो एक्सीलरेशन होगा वो इस पार्टिकल का भी एक्सीलरेशन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। दूसरा है कि बॉडी में टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी है, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन यानी कि बॉडी एक्सीलरेट हो रही है तो टेंजेंशियली भी एक्सीलरेट होगी, तो यहाँ पर ये AT होगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन, जो कि इसकी स्पीड को चेंज करता है। तो AT का फार्मूला आर अल्फा होता है, वही जो सर्कुलर मोशन में लेते हैं। AR और AT दोनों 90 डिग्री पर होते हैं, जैसे वहां पर वेलोसिटी देखा था अभी, तो इनका पाइथागोरस लगाकर नेट रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, फिर उसके साथ इसका वेक्टर सम कर सकते हैं। ठीक है ना, यहाँ लेकिन मैग्नीट्यूड आएगा, डायरेक्शन दोनों देखने पड़ेंगे। इसका मतलब इसमें 3 तरह के लीनियर एक्सीलरेशन है। ठीक, इन तीनों का वेक्टर सम करके नेट एक्सीलरेशन पार्टिकल का निकलेगा। और एंगुलर एक्सीलरेशन अलग है, वो आपको मालूम है कि एंगुलर एक्सीलरेशन अगर भूल रहे हो तो सर्कुलर मोशन के उसमें देखें जाके, जो इसका जो क्रैश कोर्स का है, या PDF में जाएं। तो यहाँ पर देखें ये एक्सीलरेशन जो एंगुलर एक्सीलरेशन है अल्फा, इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू अपवर्ड होगा। हमने अल्फा को पहले भी बताया है, अगर कोई बॉडी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है, ठीक, और उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है तो अल्फा का डायरेक्शन अपवर्ड होगा। ध्यान दें, बॉडी अगर एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो रही लेकिन अगर उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है तो अल्फा का डायरेक्शन डाउनवर्ड होगा। इसीलिए इसमें काइनेमेटिक्स की जब इक्वेशन लगाते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी वगैरह, तो उसमें डायरेक्शन को चेक करते हैं। ओके, तो तीनों एक्सीलरेशन का ध्यान रखना यहाँ पर जो है। एक और टार्क में जो है एक फार्मूला और होता है, कपल अगर किसी बॉडी के ऊपर 2 फोर्स पैरेलल लग रहे हों और डायरेक्शन इनके अपोजिट हो तो नेचुरल है ये बॉडी जो है वो रोटेट होने लगेगी। ऐसे में जो टार्क निकालना है तो फोर्स और ये इनके बीच की डिस्टेंस, क्यों ये दोनों लाइन पैरेलल है, कहीं से भी डिस्टेंस ले लें, इसे आर्म ऑफ कपल बोलते हैं। तो ये भी ध्यान रखना, आप 2 पैरेलल फोर्स लग रहे हों। इसके पहले हम जरा रोलिंग को डिस्कस करते हैं। रोलिंग अगर बहुत डिटेल में जाना है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर रोलिंग के उसमें देखें जाकर। तो देखिए, ये कोई स्फेरिकल बॉडी है, स्फेयर हो सकती है, डिस्क हो सकती है, सिलेंडर हो सकता है। इसमें ये प्योर ट्रांसलेटरी मोशन है। प्योर ट्रांसलेटरी मोशन की कंडीशन है कि इसमें नेट टार्क 0 होगा। ठीक, ये और जो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है वही वेलोसिटी हर पॉइंट पर पार्टिकल की वेलोसिटी होगी बॉडी के ऊपर। अब ये आपका प्योर ट्रांसलेशनल था और ये जो मोशन दिया हुआ है ये प्योर रोटेशनल मोशन है। प्योर रोटेशनल, इसकी कंडीशन ये होती है कि इसमें नेट एक्सटर्नल फोर्स 0 होगा। जैसे आप किसी डिस्क को जो है वो वॉल पर जो है वो उसे सस्पेंडेड करते हैं और फिर उसे रोटेट करा दें, या आप साइकिल को स्टैंड पर खड़ा करके और उसकी व्हील को रोटेट करा दें। तो जो प्योर रोटेशनल मोशन होगा, अगर इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है, हमने इसको क्लॉकवाइज लिया है, तो हर पॉइंट पर वेलोसिटी आर ओमेगा टेंजेंशियली होगी। ये कई पॉइंट दिखाया, यहाँ यहाँ यहाँ।
ठीक। अगर किसी बॉडी के अंदर दोनों मोशन हो गए, ट्रांसलेटरी भी है और रोटेटरी भी है, तो इनका हर जगह वेक्टर सम होगा। टॉप मोस्ट पॉइंट पर चेक करें, उसमें v प्लस आर ओमेगा होगा, v1 लिख दिया है, v प्लस आर ओमेगा। यहाँ पर 90 डिग्री पर है तो पाइथागोरस लगेगी, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए हमने अलग से फार्मूला दिया है। यहाँ पर लोअर मोस्ट पॉइंट पर चेक करें, मेन हमें ये चेक करना है, v फॉरवर्ड है, आर ओमेगा बैकवर्ड है। यहाँ पर नेट वेलोसिटी जो है वो v माइनस आर ओमेगा होगी। ठीक। अगर मान लीजिए आपका जो है यहाँ पर v माइनस आर ओमेगा जो है, यही वेलोसिटी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की होगी, क्योंकि रोलिंग जब बॉडी करेगी या रोटेट हो रही है तो हर समय एक नया जो बॉडी का जो पॉइंट होगा वो सरफेस के टच में आएगा। तो यहाँ पर v माइनस आर ओमेगा ये पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। ये वेलोसिटी अगर सरफेस वेलोसिटी के इक्वल है तो हम मोशन को रोलिंग कहते हैं। देन मोशन इज कॉल्ड रोलिंग। मेन कंडीशन यहाँ पर ये है, इन जनरल क्या होता है मोशन में कि सरफेस वेलोसिटी जीरो होती है। हम टेबल पर या अर्थ पर कहीं स्टडी करते हैं रोलिंग की, तो वहां पर सरफेस वेलोसिटी जीरो होती है। सरफेस वेलोसिटी अगर जीरो कर दें तो पीओसी की वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। इसका मतलब v इज इक्वल टू आर ओमेगा आएगा, यानी कि रोलिंग की कंडीशन में जो पॉइंट अर्थ के सरफेस के टच में आएगा उसकी हाइपोथेटिकली उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। ठीक, दोनों तरफ वेलोसिटी होने की वजह से। ठीक है ना। तो रोलिंग की मेन कंडीशन है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सरफेस वेलोसिटी के इक्वल होगी। ठीक। अगर सरफेस वेलोसिटी जीरो है तो सीधे v इज इक्वल टू आर ओमेगा हम रोलिंग की कंडीशन लेते हैं। ये हमने एक जनरल फार्मूला ऑब्जेक्टिव के लिए आपको दे दिया। यहाँ पर है वेलोसिटी अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर निकालनी है तो देखिए ये सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी रोलिंग में आगे होगी और ये कि टेंजेंशियली होगी v। एंटी क्लॉकवाइज ये बॉडी रोटेट हो रही है, तो इन दोनों का वेक्टर सम करें। ये एंगल यहाँ पर थीटा है, ये भी थीटा होगा, ये एंगल पाई माइनस थीटा होगा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का फार्मूला लगाएं तो यहाँ पर जो नेट वेलोसिटी आएगी, ये नेट वेलोसिटी लिखा है 2b sin थीटा बाई 2 होगी। और रोलिंग में v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए हम ये भी लिख सकते हैं 2r ओमेगा sin थीटा बाई 2। ठीक। इसी तरह रोलिंग में ये भी ध्यान रखें, अगर कोई बॉडी रोल कर रही है और वो एक्सीलरेट हो रही है आगे की तरफ, ठीक, तो ऐसी कंडीशन में जो एक्सीलरेशन सेंटर ऑफ मास का होगा वो फॉरवर्ड होगा, और नीचे जो बैकवर्ड एक्सीलरेशन जो रोटेशन की वजह से है वो आपको मालूम टेंजेंशियली ए इज इक्वल टू आर अल्फा होता है। ये दोनों इक्वल होंगे रोलिंग की कंडीशन में, यानी ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा। लेकिन इसमें ध्यान रखना नेट एक्सीलरेशन यहाँ का जीरो नहीं होता है, क्योंकि बॉडी सर्कुलर मोशन में एक एक पार्टिकल है। लोअर मोस्ट पॉइंट पार्टिकल भी सर्कुलर मोशन में है, इसलिए सेंटर की तरफ एक्सीलरेटेड होगा, और ये रेडियल एक्सीलरेशन इस समय होगा पीओसी में, जो कि v स्क्वायर बाई आर लिखें या आर ओमेगा स्क्वायर लिखें। यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन देखें, ये कोई बॉडी जो है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से क्लॉकवाइज जो है वो रोटेट हो रही है। मान लीजिए इसकी वेलोसिटी 3v है फॉरवर्ड, और जिस सरफेस के ऊपर रखा है उसकी वेलोसिटी v है, तो लोअर मोस्ट पॉइंट की जो वेलोसिटी होगी वो 3v माइनस आर ओमेगा होगी। ठीक। और ये सरफेस वेलोसिटी अगर v है तो दोनों के इक्वल कर दें तो इससे ओमेगा निकल आएगा। रोलिंग की कंडीशन में पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की वेलोसिटी सरफेस वेलोसिटी के इक्वल होगी। इन जनरल ध्यान रखना, थ्योरी में जो सरफेस वेलोसिटी है वो जीरो होती है। हाँ, इसमें एक पॉइंट आप इसको लर्न कर लेना कि रोलिंग के केस में जब बॉडी रोल करती है और एक कंप्लीट वन रोटेशन हो जाए तो उसका एक पर्टिकुलर पॉइंट, जैसे ये पॉइंट अभी यहाँ है, रोल करते हुए बॉडी यहाँ पहुंची तो ये पॉइंट यहाँ पहुंच गया, इस पाथ को मिलाते चले जाएं तो ये जो पाथ बनता है इसको साइक्लॉइड बोलते हैं, और ये जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो 8r होती है। डिस्टेंस का फार्मूला इंटीग्रेशन से इसका निकलता है, अब इसे सीधे ध्यान रखना। ठीक। दूसरी बात यहाँ ध्यान रखना, जैसे जब रोल करती है बॉडी तो रोल करने में प्योर रोलिंग के लिए, इसी को प्रैक्टिकली रोलिंग बोलते हैं, प्योर रोलिंग को, तो जब एक रोटेशन कंप्लीट होगा तो उस समय जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा यहाँ से यहाँ तक की होगी सेंटर टू सेंटर 2πr होगी, यानी कि बॉडी उस समय अर्थ में जो है स्लिप नहीं होती है, ना फॉरवर्ड और ना बैकवर्ड। ठीक। अगर मान लीजिए एक कंप्लीट रोटेशन में जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है वो 2πr से कम है तो इसे बोलते हैं रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग। वैसे ये प्रैक्टिकल रोलिंग नहीं है, प्योर रोलिंग यही है। ठीक। रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग, ऐसी कंडीशन में जो लीनियर स्पीड है वो आर ओमेगा से कम होगी, और बॉडी जो है वो व्हील जो है वो आपका रोटेट ज़्यादा होगा, आगे कम बढ़ेगा। जैसे आपकी गाड़ी जो है कभी उसमें मड में अगर फंस जाती है तो आपने देखा होगा कि व्हील वहीं घूमता रहता है, आगे कम बढ़ता है। बिल्कुल वही कंडीशन है इसमें, ये रोलिंग विद बैकवर्ड स्लिपिंग होगी। और अगर मान लीजिए फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं है रोड पर, जैसे ऑयल है, तो गाड़ी रोटेट कम होगी, वो आगे स्लिप कर जाएगी, उस समय बोलते हैं रोलिंग विद फॉरवर्ड स्लिपिंग।
इस समय जो डिस्टेंस होती है वो 2 पाई आर से ज़्यादा होती है। लीनियर जो स्पीड होगी v वो r ओमेगा से ज़्यादा होगी। सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस 2 पाई आर से ग्रेटर देन होगी। रोलिंग में एक बात ये भी होती है कि जो टपलिंग होती है, जैसे ये कोई ब्लॉक है, इसमें आप फोर्स लगाते हैं तो ध्यान दें, जब ये ऐसे मूव करेगा तो ऊपर वाले पॉइंट की वेलोसिटी ज़्यादा होगी, फिर धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। जब वो इस पॉइंट के अबाउट टपल करेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर जब आगे आएगा तो इस पॉइंट के अबाउट टपल करेगा तो इसकी वेलोसिटी 0 होगी, फिर इसके अबाउट 0 होगी। इसमें नंबर ऑफ साइड 4 है। नंबर ऑफ साइड को इंक्रीज करके इनफाइनाइट कर दीजिए तो ये शेप सर्कुलर हो जाएगी। उस समय हर पॉइंट जो अर्थ के टच में आएगा उसकी वेलोसिटी 0 होगी। बोलते हैं कि रोलिंग इटसेल्फ टपलिंग, यानी कि टपलिंग रोलिंग ही है। तो अब जरा देखें रोलिंग में काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी रोलिंग में दोनों तरह के मोशन है, ट्रांसलेटरी भी है, रोटेटरी भी है, इसलिए यहाँ दोनों तरह की काइनेटिक एनर्जी होगी, हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे डिस्क के लिए एक एग्जाम्पल लिया है, इसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 डालें, रोलिंग की कंडीशन ओमेगा इज इक्वल टू बी बाई आर पुटअप करें तो टोटल एनर्जी 3/4 एम बी स्क्वायर हो गई। ऐसे सॉलिड स्फीयर की टोटल काइनेटिक एनर्जी 7/10 एम बी स्क्वायर आती है। इसमें इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं कि कितने परसेंट ट्रांसलेशनल है, कितनी रोटेशनल है, या टोटल और रोटेशनल का या ट्रांसलेशनल का रेशियो क्या है। तो बहुत सिंपल है, ये ट्रांसलेशनल है हाफ एम बी स्क्वायर, रोटेशनल आई ओमेगा स्क्वायर है। इसमें आई और जो भी ऑब्जेक्ट दिया है, डिस्क है, स्फीयर है, सिलेंडर है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया पुटअप कर दीजिए, ओमेगा की जगह बी बाई आर डाल दें तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल के दोनों पार्ट v के टर्म्स में आ जाएंगे। दोनों को सम कर दें तो टोटल आ जाएगा। ठीक, यहाँ एक छोटा सा ये क्वेश्चन लिया है, ये कोई बॉडी है जो v वेलोसिटी से आगे जाकर रोल करती हुई जा रही है और अपनी मैक्सिमम हाइट पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई। उस समय जो इसने हाइट ट्रेवल की है वो 3v² / 4g है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दे। इसमें फ्रिक्शन से कोई लॉस नहीं होता, अभी बताएंगे अगर फ्रिक्शन हो या ना हो। फ्रिक्शन जरूर होगा, नहीं तो रोल नहीं करेगी। सफिशिएंट फ्रिक्शन चाहिए रोल करने के लिए, लेकिन लॉस नहीं होता कभी फ्रिक्शन से। फ्रिक्शन से लॉस इसलिए नहीं होता है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो होता है वो हमेशा रेस्ट में होता है, उसकी वेलोसिटी 0 होती है। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रेस्ट में होने की वजह से इसमें कभी फ्रिक्शन से लॉस नहीं होता है। ठीक, क्योंकि उसका मूवमेंट ही नहीं होता है। तो हाफ एम बी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, यहाँ दोनों टाइप की एनर्जी है। ऊपर जाके ये पोटेंशियल एनर्जी एम जी एच में कन्वर्ट हो गई। एच की यहाँ पर वैल्यू डाल दी, ओमेगा की जगह बी बाई आर डाले तो आई आ रहा है हाफ एम आर स्क्वायर। इसका मतलब ये डिस्क है। ठीक, तो ध्यान रखना फ्रिक्शन में कोई जो है वो लॉस नहीं होता है इसमें। अब जरा हम फ्रिक्शन का डिस्कशन करेंगे रोलिंग में। पहली बात ये समझ लें कि रोल होने के लिए बॉडी में एक सफिशिएंट फ्रिक्शन की जरूरत है। ठीक, ध्यान देना इसका कि ये वो फ्रिक्शन नहीं है जो हम स्टैटिक और डायनेमिक पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा डिटेल में अगर देखना हो तो फिर प्लेलिस्ट में जाना। यहाँ हम आपको बेसिक थ्योरी उसकी समझा दे रहे हैं और निकालना भी बता दे रहे हैं। देखिए, रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन है, सबसे पहले अगर बॉडी रोल कर रही है तो उसमें फ्रिक्शन कितना होगा वो इस मेथड से कैलकुलेट किया जाएगा। कैसे, ध्यान दें। जैसे ये डिस्क है, मान लीजिए आपने एक्सटर्नल फोर्स F लगाया, बॉडी एक्सीलरेट होगी, क्लॉकवाइज रोटेट हो रही है। आप अपनी तरफ से एक एक सेंटेंस पर ध्यान देना, आप अपनी तरफ से एज्यूम कर लें कोई भी डायरेक्शन फ्रिक्शन का। हमने बैकवर्ड डायरेक्शन एज्यूम कर लिया। ठीक, न्यूटन्स लॉ की दोनों इक्वेशन लिखें, रोटेशन की और ट्रांसलेशनल की। देखिए ध्यान से, एफ फॉरवर्ड है, फ्रिक्शन बैकवर्ड एज्यूम किया है तो एफ माइनस एफ इक्वल टू एम ए। और फिर टार्क इक्वेशन, एफ जब ये क्लॉकवाइज आगे जा रहा है तो क्लॉकवाइज को इसमें पॉजिटिव लेना हमेशा, क्योंकि बॉडी क्लॉकवाइज ही रोटेट होती है। तो एफ इंटू आर, ये टॉर्क क्लॉकवाइज होगा, यहाँ पर ध्यान दें। और यहाँ से जब आप रिवॉल्व करेंगे तो ये भी क्लॉकवाइज है आपका फ्रिक्शन का टॉर्क, ध्यान दें। एफ इंटू आर ये क्लॉकवाइज है, फ्रिक्शन को बैकवर्ड लिया, ये भी क्लॉकवाइज है, इज इक्वल टू आई अल्फा। ठीक, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, उसकी वैल्यू जो डिस्क है तो डिस्क की वैल्यू डालें, स्फीयर है तो स्फीयर की डालें, आई यहाँ पर हाफ एम आर स्क्वायर डालें और अल्फा कंडीशन डालें रोलिंग की ए बाई आर। ठीक, दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करें तो फ्रिक्शन यहाँ पर आ रहा है -F/3। जरा समझें, माइनस का मतलब है कि जो डायरेक्शन तुमने फ्रिक्शन का लिया है वो डायरेक्शन ठीक नहीं है, डायरेक्शन इसका मतलब फॉरवर्ड होगा। प्रैक्टिकली क्या होता है, जब ऊपर फोर्स लगाते हैं तो जो नीचे वाला पॉइंट है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, उसमें स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड होता है, इसलिए फ्रिक्शन उसमें आगे जनरेट होता है। ठीक, और फ्रिक्शन कितना होगा, जो आप फोर्स लगाएंगे उसका 1/3 होगा।
ठीक, इसी जगह पर ध्यान देना, आप कैलकुलेट करके चेक कर ले या फिर प्लेलिस्ट में चेक करें, वहाँ पूरा सॉल्व है। अगर आप फोर्स को सेंटर के सामने लगा देंगे तो अब अगर फ्रिक्शन निकालते हैं, हमने बैकवर्ड लिया तो F/3 है, इसका मतलब इस समय फ्रिक्शन बैकवर्ड ही लगेगा और अप्लाइड फोर्स का 1/3 होगा। समझ गए होंगे बात। अब यहाँ पर ध्यान रखना, कैपिटल F का टार्क 0 होगा क्योंकि सामने लग रहा है। अगर आप सेंटर से R/2, ये R/2 लिखा है, सेंटर से R/2 ऊपर अगर अप्लाइड फोर्स लगा देंगे या फिर उस समय फ्रिक्शन 0 आता है। इसका मतलब है कि फ्रिक्शन 0 का ये मतलब नहीं कि सरफेस फ्रिक्शन लेस है, सरफेस में फ्रिक्शन है लेकिन रोलिंग के समय एक्ट नहीं कर रहा है। तो अगर कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, रोलिंग का मतलब प्योर रोलिंग, अगर कोई बॉडी स्लिपिंग नहीं, जब कोई बॉडी प्योर रोलिंग कर रही है, अब ध्यान दें जरा, तो उसमें जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वो डिपेंड करता है कि आपने अपना एक्सटर्नल फोर्स कहाँ लगाया है और कितना लगाया, क्वांटिटी क्या है। क्योंकि F/3 10 न्यूटन है तो 10/3, 20 है तो 20/3, और अलग अलग जगह पर जब फोर्स लगा रहे हैं तो फ्रिक्शन की वैल्यू अलग अलग आ रही है। ठीक, अब जरा बात समझें यहाँ पर, देखिए हम अभी एक क्वेश्चन आपको कराते हैं इसका। पूरे रोलिंग के केस में अगर रोलिंग हो रही है तो ये फिनोमिना फ्रिक्शन दे देगा कि इस समय फ्रिक्शन कितना है। आगे का जो वर्किंग है वो पुरानी थ्योरी से है, स्लाइडिंग और काइनेटिक। देखिए सबसे पहला काम है इसका μSN निकालें, जैसे कि फ्रिक्शन में निकालते हैं मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स। ठीक, आपका जो फ्रिक्शन फोर्स आया है इसका ये मतलब होता है कि ये जो फ्रिक्शन आपने निकाला है रोलिंग के लिए, इतना फ्रिक्शन यहाँ पर होना चाहिए। ठीक, यानी मिनिमम ये रिक्वायरमेंट है। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स जो आपने निकाला है ये μSN से कम है तो बॉडी रोल करेगी, क्योंकि ये प्रोवाइड उसको फ्रिक्शन फोर्स जहाँ से मिलेगा वो μSN से कम होना चाहिए। अगर ये फ्रिक्शन फोर्स μSN से ज़्यादा है तो बॉडी रोल नहीं करेगी। अगर बॉडी रोल नहीं करेगी तो ये स्लाइड होने लगेगा, और स्लाइड होने की कंडीशन में फ्रिक्शन का फार्मूला वही है जो वहाँ लेते हैं आप ब्लॉक में, वो μKN होगा। ध्यान दें, सबसे पहला काम रोलिंग के केस में आप मैक्सिमम फ्रिक्शन μSN कैलकुलेट कर लें, नॉर्मल निकाल लें, μSN कैलकुलेट हो जाएगा। फिर इसके बाद इस मेथड से फ्रिक्शन फोर्स को निकालें। जो फ्रिक्शन आपने निकाला है वो μSN से कम होना चाहिए। अगर वो ज़्यादा है, इक्वल है, तब भी रोल करेगा। अगर वो ज़्यादा है तो बॉडी रोल नहीं करेगी, उस समय बॉडी स्लाइड करेगी, और स्लाइड करेगी तो फ्रिक्शन फोर्स μKN होगा। अब हम आपको एक क्वेश्चन यहाँ पर बताते हैं लगा के, कि उसको हम इसी डिस्क का केस ही ले रहे हैं। आप अदर केस के लिए खुद लगा लेना, स्फीयर है, सिलेंडर है, वहाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू डाल देना और फ्रिक्शन फोर्स का कैलकुलेशन रोलिंग के केस में इस मेथड से हो जाएगा। ये आप यहाँ पर जरा डिस्क का एग्जाम्पल देखें। देखिए जो हमने फोर्स अभी एग्जाम्पल में लगाया था वहाँ पर हाईएस्ट पॉइंट पर, वहाँ हमने 10 न्यूटन फोर्स ले लिया, इसका म्यूस ले लिया 0.4, मास इसका 1 kg ले लिया। अभी अभी आपने रोलिंग के लिए फ्रिक्शन का रिक्वायरमेंट देखी है कितनी होनी चाहिए, F/3, जो कि यहाँ फॉरवर्ड लगेगा। इसका मतलब 10/3 न्यूटन का फोर्स रोलिंग के लिए होना चाहिए। अब कितना मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स कितना है, μSN, नॉर्मल mg के इक्वल डालें यहाँ पर तो 4 न्यूटन आया। आपका जो रिक्वायरमेंट है फोर्स की वो मैक्सिमम फ्रिक्शन फोर्स से कम है। इसका मतलब ये रोलिंग की कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब है वो बॉडी रोल करेगी और इसमें फ्रिक्शन 10/3 होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। ठीक, अगर आपका ये जो फोर्स आ रहा है, जो फ्रिक्शन का जो रिक्वायरमेंट है, अगर इससे ज़्यादा होती तो ये स्लिप करता, और स्लिप करने की कंडीशन में फिर फ्रिक्शन फोर्स μKN होता। आप समझ गए होंगे निकालना। रोलिंग का एक और केस देखते हैं, इंक्लाइंड प्लेन पर बहुत जनरल है, इसमें ऑब्जेक्टिव आते हैं कॉम्पिटिटिव में। रोलिंग ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, ये इंक्लाइंड प्लेन पर कोई भी जो है स्फेरिकल बॉल है, सिलेंडर हो सकता है, डिस्क हो सकता है, रिंग हो सकता है, कोई भी बॉडी जो रोल कर सकती है। ठीक है, इसमें ये नीचे की तरफ आ रही है, ये नेचुरल एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगी। mg का कंपोनेंट लगेगा, mg साइन थीटा, mg कॉस थीटा, mg कॉस थीटा नॉर्मल को बैलेंस करेगा। यहाँ पर जो है ध्यान दें, इक्वेशन इतनी लगती हैं, mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन अपवर्ड है, mg साइन थीटा डाउनवर्ड इज इक्वल टू ma, ये एक्सीलरेशन देगा। ये फोर्स इक्वेशन हो गई न्यूटन सेकंड लॉ की। दूसरी टार्क इक्वेशन, फ्रिक्शन, नॉर्मल और mg का टार्क सेंटर के अबाउट 0 होगा, फ्रिक्शन का टार्क लगेगा एंटी क्लॉकवाइज, तो F इंटू आर इसकी रेडियस ली है, इज इक्वल टू आई अल्फा, और अल्फा A/r है। अगर आप इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इक्वेशन हमने आपको दे दी हैं, फार्मूले प्रैक्टिकली आपको ये लर्न होने चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए। तो एक्सीलरेशन आता है g साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस आई अपॉन mr स्क्वायर। कहीं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अगर डायरेक्ट फार्मूले दिए हो सकता है रेडियस आप गायरेशन के टर्म्स में भी दे सकते हैं, तो आई की जगह mk स्क्वायर डाल दो, हर सभी फार्मूलों में तो बन जाएगा।
रेडियस ऑफ गायरेशन का फार्मूला। वेलोसिटी जो नीचे आता है तो ये होती है √2gh अपान 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। ठीक, फ्रिक्शन जो है वो mg साइन थीटा 1 प्लस mr स्क्वायर अपान आई है, और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट की रिक्वायरमेंट रोलिंग के लिए म्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू में जस्ट होगा, रोलिंग का केस ग्रेटर देन टेन थीटा 1 प्लस mr स्क्वायर अपान आई। तो ये सभी फार्मूले यहाँ पर हो गए हैं। अगर हम इसको डिस्क, और हमने 2-3 फार्मूले में ये लगाया है, अगर रिंग में डालते हैं आप वैल्यू आई इज इक्वल टू mr स्क्वायर, तो एक्सीलरेशन g/2 साइन थीटा आ जाएगा, और म्यूस आपका टेन थीटा बाई 2 आ जाएगा। डिस्क में डालते हैं, फिर हमने एक्सीलरेशन चेक किए हैं तो 2/3g साइन थीटा आएगा, हॉलो स्क्वायर में 3/5 g साइन थीटा, सॉलिड में 5/7। यहाँ सबसे ज्यादा एक्सीलरेशन सॉलिड स्फीयर का है। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, ध्यान रखना, सॉलिड स्फीयर विल रीच द बॉटम फर्स्ट, क्योंकि उसका एक्सीलरेशन सबसे ज्यादा है, वेलोसिटी भी उसकी सबसे ज्यादा आएगी। ठीक है ना, इससे वो सबसे पहले जो है, अगर ये सब ऊपर रखे जाएं इंक्लाइन प्लेन के, तो ये सॉलिड स्फीयर सबसे पहले पहुंचेगा। ध्यान रखें, अगर रोलिंग नहीं है और स्लिपिंग हो रही है तो फिर ये सभी एक साथ पहुंचेंगे, क्योंकि स्लिपिंग मास से इक्वल होना चाहिए। स्लिपिंग की कंडीशन में जी साइन थीटा लगेगा एक्सीलरेशन। ठीक है ना, तो अब जरा दूसरा मेथड देखें, एनर्जी मेथड। एनर्जी मेथड से भी इनको निकाला जाता है वेलोसिटी वगैरह को। ये कराया इसलिए, इसमें कॉन्सेप्ट है कि हमने बताया कि रोलिंग के केस में फ्रिक्शन से कभी वर्क डन नहीं होता है। तो जब ये नीचे आएगा, यहाँ ऊपर इसकी पोटेंशियल एनर्जी mgh होगी, डाउनवर्ड पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर, रोटेशनल हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। रोलिंग के केस में ओमेगा को v अपान r रखिए। नो लॉस बाई फ्रिक्शन, फ्रिक्शन से लॉस क्यों नहीं होता है? क्योंकि जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो मूवमेंट नहीं करता है, उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, रेस्ट में होता है वो। तो अब भी वेलोसिटी आपकी आ जाएगी √2gh 1 प्लस आई अपान mr स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर जरा एंगुलर इम्पल्स देखिए। जैसे लिनियर इम्पल्स होता है एफ डेल्टा टी, हमने लिनियर इम्पल्स को यहाँ जे से लिखा है, तो लिनियर इम्पल्स का मोमेंट कर दें तो वो एंगुलर इम्पल्स हो जाएगा, यानी आर क्रॉस जे। इसके अलावा ध्यान दें, वहाँ फार्मूला एफ डेल्टा टी है, यहाँ टाउ डेल्टा टी। वहाँ चेंज इन लिनियर मोमेंट है, और यहाँ पर ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होगा एल एफ माइनस एल आई, इन आई इनिशियल एफ फाइनल। ये तीनों में से कोई भी यूज हो सकता है क्वेश्चन के लिए, ध्यान रखना। आप टार्क को फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस और इंटू डेल्टा टी हमने यहाँ लिख दिया है। देखिए, जैसे ये कोई बॉडी है, इसके अगर हमने सेंटर के सामने से यहाँ पर अगर इसको हिट कर दिया तो नेचुरल इसमें एंगुलर इम्पल्स नहीं होगा, इसमें केवल लिनियर मोशन होगा, रोटेट नहीं करेगी, बॉडी रोटेट करेगी तभी होगा एंगुलर इम्पल्स दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो जे है, इनिशियल वेलोसिटी हमने जीरो ली है, तो आपको मालूम है लिनियर इम्पल्स चेंज इन एंगुलर मोमेंटम होता है, इनिशियल एंगुलर मोमेंटम जीरो है। अगर वेलोसिटी फाइनल वी गेन कर ली तो जे इज इक्वल टू mv होगा। अगर आप इसको ऊपर नीचे हिट करते हैं तो ये रोटेट भी करेगी, यहाँ एंगुलर इम्पल्स भी होगा और लिनियर भी होगा। लिनियर के लिए आप वेलोसिटी यहाँ से निकाल सकते हैं, v इज इक्वल टू जे ओवर m। इनिशियल वेलोसिटी जीरो ली है, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी भी जीरो ली है। अब जरा ये देखें दूसरा फार्मूला। एंगुलर इम्पल्स के लिए क्या करेंगे, जो लिनियर इम्पल्स है उसमें ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें। यहाँ पर आपने हिट किया है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, यानी एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा। इससे इसको इन आगे बढ़ाकर इसमें परपेंडिकुलर डाल दें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गई। ठीक, तो जे इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हो गई आपकी एंगुलर इम्पल्स, और ये होगा आई ओमेगा के इक्वल। इससे आप ओमेगा का कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो बेसिक फार्मूले तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि छोटे क्वेश्चन में इनका यूज हो जाता है। देखिए, इम्पल्स का एक एग्जाम्पल देखिए। ये एक सॉलिड स्फीयर है, यहाँ पर इस पॉइंट पर इसको सेंटर से h हाइट पर हिट कर दिया। ठीक, लिनियर इम्पल्स जो है वो जे दे दिया। तो पूछा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ h स्फीयर विल रोल विदाउट स्लिपिंग। तो एक तो जे इज इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी लगाएं लिनियर इम्पल्स के लिए। एंगुलर इम्पल्स के लिए जो है वो जे इंटू एच हो गया, ये आपका एंगुलर इम्पल्स, ये चेंज इन एंगुलर मोमेंटम यानी आई ओमेगा के इक्वल हो गया, इनिशियल जीरो है। ठीक, अब v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसमें आप वैल्यू पुटअप कर दें यहाँ से जे ओवर एम की, यहाँ से ओमेगा की वैल्यू पुटअप कर दें, आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया डाल दें सॉलिड स्फीयर का 2/5 mr स्क्वायर, तो एच आ जाएगा 2r/5। फार्मूलों को लगाना और लर्न करना यहाँ ध्यान रखें। ठीक, अब एक दूसरा आर्टिकल डिस्कस करते हैं। यहाँ पर है ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन है। देखिए, जब कोई बॉडी रोल करती है, ये नीचे वाला पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से ये रोटेट हो रही है और v वेलोसिटी से आगे जा रही है। इसमें दो तरह की काइनेटिक एनर्जी है, हाफ mv स्क्वायर और हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। यहाँ पर आई जो है वो cm के अबाउट होगा।
यहाँ v इज इक्वल टू आर ओमेगा पुटअप करते हैं, रोलिंग का केस है, इसे कॉमन ले लें तो जरा ध्यान से देखें, ये आई सी एम प्लस एम आर स्क्वायर आ गया है। आई सी एम जो है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सी एम के अबाउट होगा, और इसे यहाँ पर शिफ्ट कर दें तो ये पी ओ सी के अबाउट, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। ध्यान दें, यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी केवल रोटेशनल है, यहाँ काइनेटिक एनर्जी दोनों तरह की है, ट्रांसलेशनल भी है और रोटेशनल भी है, और यहाँ पर केवल रोटेशनल है। इसका मतलब है कि जो बॉडी रोल करती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट के अबाउट, वो बॉडी प्योर रोटेशन में होती है। अगर कोई इस हाइपोथेटिकल पॉइंट पर ऑब्जर्वर होगा तो उसको यहाँ पर जो पार्टिकल होगा वो ऐसे पहले ऊपर दिखेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ पर, यानी कि वो केवल रोटेट करता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर आप यहाँ से पीओसी से आर डैश डिस्टेंस पर यहाँ कोई पॉइंट ले लें और ये नेट वेलोसिटी जो है आपको इस पॉइंट पर मिल जाएगी, पी पॉइंट पर वीपी इज इक्वल टू आर डैश ओमेगा से, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है ना। तो यहाँ पर जो ये नेट वेलोसिटी होगी, जैसे मान लीजिए आप हाईएस्ट पॉइंट पर देखें, यहाँ पर ये वेलोसिटी v है, ये r है, तब आप लिखते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है ना। ये आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन जब सेंटर पर होता है प्योर रोटेशन में, तो जो आपका ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन कहलाता है। हम शॉर्ट में आपको एक दो जगह पर इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का लोकेशन की बता दे रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कोई ये बॉडी जो है, ये भी इस पॉइंट पर, दो पॉइंट पर वेलोसिटी दी हुई है इसके अंदर, एक ए पॉइंट की वेलोसिटी v है इधर है, और बी पॉइंट की वेलोसिटी v बैक है, पीछे की तरफ है, ठीक है, ऐसे ही रोटेट हो रही है। अगर वेलोसिटी दी हुई है तो इन दोनों पॉइंट को आप मिला दीजिए, ए और बी को, इनके वेक्टर देख लें वेलोसिटी के कितने बड़े होंगे, उसी हिसाब से बनाएं। जैसे ये मान लीजिए 10 मीटर पर सेकंड है, ये 5 है, तो इसकी डिस्टेंस हाफ होगी और ये डबल होगी, इनको मिला दें, ये आपका पीओसी का पॉइंट होगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक। पीओसी नहीं, इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा ये पॉइंट, ठीक। और ये जो आपका यहाँ पर जो फार्मूला है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, इसलिए इसका ए का डिस्टेंस इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमने आर ए आई सी लिखा है, ए की डिस्टेंस है इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन से, तो ये वी ए बाई ओमेगा होगा। इसी तरह जो बी की डिस्टेंस है वो बी बी बाई ओमेगा होगा। अगर आपको ये दोनों डिस्टेंस गिवन है तो इन दोनों का प्लस अगर डी दिया हुआ है तो आप सॉल्व करके ये डिस्टेंस भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। इसी तरह से अगर दोनों, हाँ, अब आप ये जरा सेकंड केस देखें, यहाँ पर ये आपका जो वेलोसिटी है वो बी बी है, आपका ये वेक्टर बड़ा है, ये छोटा है, इन दोनों को मिलाते हुए यहाँ पर लाइन पीछे आप एक्स्ट्रा प्लॉट कीजिए, और ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आप यहाँ से इसको जहाँ पर मिलेगा, ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है वो फार्मूला यहाँ से देखें, ओमेगा होता है v अपान आर ए, तो ओमेगा यहाँ एंगुलर वेलोसिटी जो है, अगर बी ए ले रहे हैं तो ये डिस्टेंस लेंगे, ये टोटल एल है, ये डी है, तो ये एल माइनस डी होगी, और वी बी की जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ तक की एल ली है तो एल होगी। इससे आप डिस्टेंस का कैलकुलेशन कर सकते हैं। अगर किसी कोई बॉडी इस तरह से रोटेट हो रही है, उसके अंदर आपको दो पॉइंट दिए हैं, वी ए इधर दिया है, वी बी इधर दिया है, तो वी ए से 90 डिग्री पर एक लाइन ड्रा कीजिए, और वी बी वाली जो वेक्टर है उससे 90 डिग्री पर ड्रा कीजिए, तो यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन आएगा, ठीक है। थोड़ा टिपिकल है, इसमें आप आएगा तो केवल लोकेशन करने के लिए यहाँ पर पॉइंट आ सकता है। ये आपका कोई सिलेंडर दिया हुआ है, इसके अंदर ये स्ट्रिंग को बाउंड करके इसमें मास अटैच कर दिया है, तो मोशन ऑफ पॉइंट मास इसका निकाल रहे हैं, अटैच टू स्ट्रिंग बाउंड ओवर द सिलेंडर। तो इसमें mg डाउनवर्ड लगेगा, टेंशन ऑफ बर्ड लगेगा, इसकी इक्वेशन होगी mg माइनस टी इज इक्वल टू ma, डाउनवर्ड आ रहा है। दूसरा यहाँ पर लगाएं टार्क इक्वेशन, ये जो टी टेंशन है ये सिलेंडर को रोटेट कराएगा, तो टी इंटू आर, आर इसकी रेडियस है, इज इक्वल टू आई अल्फा लगाएं, और ए इज इक्वल टू आर अल्फा होगा, ठीक। इन तीनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो ए यहाँ पर मिल जाएगा, टी भी ए की वैल्यू पुटअप कर दें तो टी मिल जाएगा, तो ए जो है वो mg अपान मास प्लस आई अपान आर स्क्वायर आता है। आई यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। अगर ये सॉलिड कुछ नहीं दिया है तो ध्यान रखना सॉलिड सिलेंडर होता है, अगर ये सॉलिड सिलेंडर है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू mr स्क्वायर बाई 2 हो जाएगी। यहाँ पर आप एक थ्योरेटिकल पॉइंट और चेक कर लें। देखिए, एंगुलर वेलोसिटी आपको मालूम है डी थीटा बाई डी टी होती है, एंगुलर जो एक्सीलरेशन है वो डी ओमेगा बाई डी टी होगा। आप इसको चैन रूल से डी थीटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए तो ओमेगा बाई डी थीटा आ जाएगा, जैसे कि काइनेमेटिक्स में आप पढ़ते हैं। देखिए, कोई भी चीज़ यहाँ पर अगर अल्फा वेरिएबल दिया हुआ है तो आपको मालूम है जैसे काइनेमेटिक्स में क्वेश्चन सॉल्व किया जाता है वेरिएबल से, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन से,
वैसे ही करेंगे, लेकिन अगर अल्फा कांस्टेंट है तो काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यहाँ पर यूज होती है। इसका आप ध्यान रखें। हमने एक क्वेश्चन ये 4th दिया है, इसमें इसको लगा के भी दिखाया है। अब आप जरा न्यूमेरिकल यहाँ पर देखें। देखिए ये दो रिंग हमने बना रखी हैं, ये दोनों 90 डिग्री पर है, एक के अंदर एक ऐसे फंसी हुई है। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है ये हमने एक्स एक्सिस बनाया, ये वाई एक्सिस बनाया। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग निकालना है, हालांकि वाई पर भी इतना ही आएगा। तो देखिए एक्स एक्सिस के अलॉन्ग अगर ये जो रिंग देखते हैं आप, जिसमें हमने ये डार्क कलर से बना रखी है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है, क्योंकि ये डायमीटर के अलॉन्ग है इसलिए हाफ mr स्क्वायर होगा। और जो ये वर्टिकल वाई एक्सिस में है, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो इसके एक्सिस से परपेंडिकुलर है, इसलिए mr स्क्वायर होगा। दोनों को ऐड कर दें, 3/2 mr स्क्वायर होगा। सिंपल अलजेब्रिक सम होगा। ठीक, ये सेकंड क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हमने जो टॉर्क का कॉन्सेप्ट आपको बताया है उसको यहाँ पर हमने यहाँ डिस्क्राइब किया है। देखिए ये सेमी सर्कुलर प्लेट है, इसका रेडियस 1 मीटर है, इसका मास 4 kg है और एक्सिस ऑफ रोटेशन ये फिक्स है x डैश के अबाउट। ठीक, ये फोर्स अप्लाइड जो है वो इस P पॉइंट पर है जो कि 2 न्यूटन K है। K का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में है, ये x है, ये y है, यानी कि z डायरेक्शन में है। अल्फा निकालना है। अल्फा के लिए पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा। हमने टॉर्क की थ्योरी में आपको बताया है, या तो आप फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यूज करें, सबसे अच्छा वही रहता है। तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि ये फोर्स है, तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इससे इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये होगी P से M तक की। ये एंगल 30 डिग्री गिवन है, रेडियस 1 मीटर गिवन है। वहां ध्यान दें, यूज फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस P से M तक की लेंथ है जो कि 1 sin 30 होगी। इसमें sin 30 लगा दें, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस d 1/2 मीटर आया। और टॉर्क में जो है वो फोर्स आपका 2 न्यूटन है, उसमें 1/2 मल्टीप्लाई करें तो 1 न्यूटन मीटर आ गया। अब वेक्टर मेथड ध्यान दें, कभी हो सकता है कि आप यहाँ पर वेक्टर मेथड से भी लगा दें वहां पर। तो देखिए ये x डैश एक्सिस है, इसमें हमने सेंटर के अबाउट इसका जिस पॉइंट पर एक्सिस ऑफ रोटेशन है यानी कि फोर्स लग रहा है उसका r वेक्टर निकाला है, यानी ये r निकाला है। इसकी लेंथ 1 है। ठीक, एक्स एक्सिस से ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, इसलिए ध्यान दें -1 cos 30, क्योंकि माइनस एक्स है यहाँ पर i, प्लस 1 sin 30j, ये साइन लिखा है 1 sin 30j। इसमें ये आपने OPR वेक्टर निकाल लिया। आप टार्क में r क्रॉस f कर दें तो ये √3j प्लस i आता है। यहाँ अच्छी तरह से देख लें, यहाँ जब टार्क आपने निकाला तो इसमें टार्क के 2 कंपोनेंट आए हैं, लेकिन ये बॉडी जो कि हमने थ्योरी के कॉन्सेप्ट में बार बार बताया, ये बॉडी केवल एक्स एक्सिस के अबाउट फ्री टू रोटेट है, इसलिए इसका जे कंपोनेंट को छोड़ दीजिए, केवल एक्स कंपोनेंट लीजिए जो कि 1 है। ठीक, यानी कि इससे भी टार्क 1 आएगा। तो टार्क अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन के किसी भी पॉइंट पर आप ले लें तो टार्क के ऐसे कंपोनेंट तो आते हैं, लेकिन उनको छोड़ना पड़ता है। ठीक है, जिस एक्सिस के अबाउट बॉडी फ्री टू रोटेट है वही एक्सिस को आप यूज कीजिए। तो टार्क यहाँ 1 हो गया, टार्क टाउ आई अल्फा होता है। ये डिस्क है और सेमी सर्कुलर का इसका कॉन्सेप्ट हम बता चुके हैं, फार्मूला सेम होता है। ये 1/4 mr स्क्वायर होगा इंटू अल्फा, इसमें अल्फा 1 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन यहाँ देखें, ये डिस्क है, इसके हाईएस्ट पॉइंट टॉप मोस्ट पॉइंट पर F फोर्स लग रहा है, यहाँ से नॉर्मल और पास होगा, सेंटर ऑफ मास दिया है, अल्फा निकालना है। तो नॉर्मल और mg का टार्क 0 होगा, फोर्स का टार्क F इंटू R होगा, जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, इज इक्वल टू I अल्फा। ये डिस्क का जो जनरली जब भी आप निकालें टार्क तो CM के अबाउट अगर नहीं दिया है तो CM mr²/2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, इसका ये अल्फा होगा। ठीक, आगे जो भी कभी क्वेश्चन दिया जाए कि अगर अल्फा कांस्टेंट आ गया, फोर्स कांस्टेंट है, तो आप काइनेमेटिक्स की इक्वेशन यूज कर सकते हैं। ठीक, आगे यहाँ देखें, डिस्क इज रोटेटिंग ओमेगा नॉट, ए कांस्टेंट रिटार्डिंग टार्क इज अप्लाइड, यानी कि डिस्क ओमेगा नॉट से जो है वो रोटेट हो रही है और इसमें कांस्टेंट रिटार्डिंग टार्क लगा दिया है। एंगुलर वेलोसिटी इसकी ओमेगा नॉट बाई 2 हो गई आफ्टर n रोटेशन। तो कह रहा है कि हाउ मेनी मोर रोटेशन इट विल मेक टू स्टॉप, ये रुकने के तक कितने रोटेशन और करेगी। तो देखिए सीधा सा इसमें अल्फा कांस्टेंट दिया हुआ है, टॉर्क कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट होगा, तो इसमें ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस 2 अल्फा थीटा लगा दिया। पहले जो एंगुलर वेलोसिटी थी वो हाफ हो गई, ओमेगा नॉट बाई 2 हो गई। इसमें मान लीजिए इसने थीटा 1 रोटेट हुई है। सेकंड कंडीशन में जो है वो इनिशियल वेलोसिटी ओमेगा नॉट बाई 2 ले ली, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई। इसमें जो एंगल रिवॉल्व हुआ है वो थीटा 2 ले लिया है। अब इसमें दोनों को आप सॉल्व करके यहाँ थीटा 2 निकाल लें, थीटा 1/3 आएगा। इसका मतलब है कि पहले में n रोटेशन हो रहे हैं तो इसमें n/3 रोटेशन होंगे, यानी कि काइनेमेटिक्स की इक्वेशन अगर अल्फा कांस्टेंट है, टॉर्क कांस्टेंट है, तो हम उसमें यूज कर सकते हैं।
हाँ, नेक्स्ट आप इसमें जरा क्वेश्चन चेक करें। ये दिया हुआ है, इफ द अर्थ ऑफ द रेडियस कॉन्ट्रैक्ट्स टू हाफ ऑफ इट्स प्रेजेंट डे वैल्यू विदाउट चेंज इन इट्स मास, यानी कि अर्थ की रेडियस जो है वो हाफ हो गई है, मास चेंज नहीं हुआ, तो व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ डे, यानी कि दिन और रात जो होते हैं उनका टाइम कितना होगा, जो कि अभी 24 आवर है। ठीक, यहाँ बाहर से कोई एक्सटर्नल टार्क नहीं लग रहा है, इसलिए I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2 लगाएं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, I1 सॉलिड बॉडी है, सॉलिड स्फीयर है, तो 2/5 mr² ओमेगा 2 पाई बाई T1 की जगह 24 आवर, I2 डालिए, इसकी रेडियस R/2 हो गई, ओमेगा 2 पाई बाई T2 डालिए, T2 6 आवर आ जाएगा। क्वेश्चन ध्यान रखना है इसको जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखें, ये डिस्क है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रही है, इसकी रेडियस R है, मास इसका m है। ठीक, अनदर डिस्क ऑफ मास m/4 बट सेम साइज प्लेस्ड ऑन द फर्स्ट, एक डिस्क इसके ऊपर और रख दी है, तो फाइंड द न्यू वैल्यू ऑफ ओमेगा। तो ओमेगा चेंज हो जाएगा, तो वैल्यू निकालनी है, उसको ओमेगा 1 मान लिया हमने, तो I1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू I2 ओमेगा 2। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान दें, इसको हम ओमेगा 2 ले रहे हैं। हाँ, I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ mr², इसकी एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। अब जब दूसरी डिस्क और इसके ऊपर रख देंगे तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हाफ mr² तो लगेगा ही, साथ में 1/4 जो नई डिस्क रखी उसका मास m/4 है, रेडियस सेम है। ठीक, ये दोनों को ऐड कर दिया है, नेट I2 आपका निकल आया, ओमेगा 2 ले लिया, ओमेगा 2 जो है 4/5 ओमेगा आ जाएगा। तो इस तरह से कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम के आप क्वेश्चन लगाएंगे, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोनों। देखिए, ये एक सॉलिड स्फीयर है जो ओमेगा नॉट एंगुलर वेलोसिटी से रोटेट हो रहा है और इसकी रेडियस R है। इसकी जगह पर सिलेंडर डिस्क कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान दें। इसको हमने एक रफ सरफेस के ऊपर रख दिया, जिससे क्या होगा, इसमें जब ये क्लॉकवाइज ये रोटेट हो रहा है तो इसमें स्लिपिंग नेचर बैकवर्ड होगा, फ्रिक्शन फॉरवर्ड जनरेट होगा। ध्यान से सुनना बात को, ये फ्रिक्शन क्या करेगा, इसकी लीनियर स्पीड को धीरे धीरे इंक्रीज करेगा, स्टार्टिंग में 0 है, और एंगुलर स्पीड जो ओमेगा है उसको डिक्रीज करेगा। थोड़ी देर के बाद इसमें रोलिंग स्टार्ट हो जाएगी। जब रोलिंग स्टार्ट हो जाए तो इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वेलोसिटी ओमेगा पूछते हैं, एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, या लीनियर वेलोसिटी पूछी है। इसमें हमने व्हेन द प्योर रोलिंग स्टार्ट देन फाइंड द स्पीड, तो स्पीड v निकालेंगे। ठीक, इसमें दो तरह के क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना। एक क्वेश्चन और होते हैं जिसे हमने इसे तो रोटेट करके रखा है, उसमें क्या करते हैं कि किसी कॉइन को या सॉलिड स्फीयर को v वेलोसिटी दे दी और फिर सरफेस पर रख दिया, तो वो फिर रोटेट होने लगता है, स्पीड कम होगी लीनियर और रोटेट होगा और फिर रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। इस टाइप के जितने क्वेश्चन है उसमें कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम ये बहुत आसान है। वैसे इसके कई मेथड हैं, जो मैंने उसमें जो प्लेलिस्ट है उसमें जो डिटेल में पड़ा हुआ है रोलिंग उसमें लगाए हैं। कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम बिफोर रोलिंग एंड आफ्टर रोलिंग, तो इस बिफोर रोलिंग चेक करें, I1 ओमेगा नॉट एंगुलर मोमेंटम, आफ्टर रोलिंग में लीनियर स्पीड भी है और एंगुलर भी है, इसलिए I ओमेगा भी लगाएं और प्लस MBR। ठीक, ये जो है इसकी I की वैल्यू पुटअप करें, 2/5 mr² ओमेगा नॉट, यहाँ पर I 2/5 mr²। ध्यान दें, हमें V निकालना है, इसलिए ओमेगा को चेंज करें। अगर ओमेगा निकालना होगा आपको तो V इक्वल टू R ओमेगा लिख देना। ठीक, वैसे बाद में भी निकल आएगा, तो ओमेगा की जगह V/R रख दें, ये MBR हो गया। ठीक, तो यहाँ पर जो V है वो 2/7 R ओमेगा नॉट आ गया है। ठीक है, तो आप इससे जो है वो ओमेगा भी निकाल सकते हैं, V इक्वल टू R ओमेगा रखकर 2/7 ओमेगा नॉट आ जाएगा। अगर ये स्फीयर की जगह अगर डिस्क होती तो यहाँ पर वेलोसिटी हमने लिखा इन केस ऑफ डिस्क, ये वेलोसिटी R ओमेगा नॉट बाई 3 आएगी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें, इसमें एक ये ऊपर जो बेस है ये फिक्स है, इसमें दो स्ट्रिंग लगाकर, एक नीचे जैसे ये पेन है, एक स्ट्रिंग यहाँ लगा दी, एक यहाँ लगा दी, और इसमें रॉड को जो है वो सस्पेंडेड कर दिया, इसकी लेंथ L है, मास M है। इसमें पूछा गया है कि यहाँ पर एक स्ट्रिंग को कट कर दें, जिस समय कट करेंगे एट दैट इंस्टेंट यहाँ पर एक्सीलरेशन या इसमें टेंशन निकालना है। ठीक है, पहले एक्सीलरेशन निकालेंगे फिर टेंशन कैलकुलेट करना है। देखिए ये स्ट्रिंग कट कर दी तो नेचुरल है, ये यहाँ पर जो यहाँ से कट कर देंगे तो ये ऐसे गिरने लगेगी, यानी कॉर्नर के अबाउट ये रोटेट होने लगेगी। ये हमने एरो रोटेशन का बनाया है, mg बीच में लगेगा सेंटर पर, और इसमें टेंशन मान लें T है। तो पहले इसमें टार्क निकालें, T का टार्क यहाँ A के अबाउट 0 होगा, mg का टार्क लगेगा, टोटल लेंथ L है तो हाफ लेंथ L/2 हो गई, तो टार्क हो गया mg इंटू L/2 इज इक्वल टू I अल्फा। एक I मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml²/3 और अल्फा लगाएं, इससे अल्फा निकाल लिया। फिर इसके बाद जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा AT इक्वल टू R अल्फा होता है, ये सेंटर ऑफ मास का लगेगा, क्योंकि हमें जो इक्वेशन लगानी है उसमें एक्सीलरेशन CM का लगाया जाएगा।
तो r डिस्टेंस l/2 रखें, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस l/2 है। ध्यान रखना कि अल्फा 3g/2l आया, ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 3g/4 आ गया। अब इसमें इक्वेशन लगाएं, mg डाउनवर्ड है, t अपवर्ड है, ये उसी इंस्टेंट पर है जिस पर कट किया गया है, क्योंकि बाद में तो ये नीचे आ जाएगा रोटेट होके। इक्वेशन चेक करें, mg माइनस t = ma। ये टेंजेंशियल एक्सीलरेशन at है, इसमें at की वैल्यू पुटअप कर दें तो यहाँ पर जो टेंशन है वो mg/4 आ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करें। यहाँ पर ये दो बाइनरी स्टार हैं ए और बी, इसका मास 2.2 m है, इसका 1.1 m है, इनके बीच की डिस्टेंस d है, बीच में नेचुरल है, यहाँ पर कहीं cm होगा। इसका टोटल बाइनरी स्टार का एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई एंगुलर मोमेंटम b निकालना है, यानी टोटल सिस्टम का और डिवाइडेड बाई b। बाइनरी स्टार में कॉन्सेप्ट ये है कि इनकी एंगुलर वेलोसिटी cm के अबाउट सेम होती है। ठीक, तो सबसे पहले इसका cm निकालेंगे, क्योंकि इंडिविजुअल निकालने के लिए हमें डिस्टेंस की जरूरत पड़ेगी। तो cm को ओरिजिन पर ले लें। ठीक, इससे आपने 2 पॉइंट सिस्टम का cm कर रखा है, m1x1 = m2x2, चाहे उससे निकाल लें। तो इसका मास 2.2 है, m है, और इसकी यहाँ से ओरिजिन है तो इस तरफ की डिस्टेंस -x होगी, इसकी d-x होगी, और ये x आपका 5d/6 आ गया है। अब यहाँ पर हमें जो ओमेगा है वो सेम होता है, इसलिए जो पार्टिकल का एंगुलर मोमेंटम ट्रीट करेंगे तो यहाँ पर mv/r की जगह v का r ओमेगा रख दें तो mr² ओमेगा हो जाएगा। देखिए, टोटल का एंगुलर मोमेंटम डिवाइडेड बाई b का एंगुलर मोमेंटम, इसका मास 2.5 m है, इसकी डिस्टेंस 5d/6 है cm से, ओमेगा लिखिए प्लस 1.1 m, इसकी डिस्टेंस d/6 आ गई, ओमेगा डिवाइडेड बाई, ठीक, b का एंगुलर मोमेंटम, तो b का 1.1 ये आप लिख चुके हैं, इसको यहाँ रिपीट कर दें, d/6 का होल स्क्वायर, ये दोनों का रेशियो नियरली 6 आ जाएगा। ओके, ठीक इसी तरह से देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आपने लगाया था, इससे थोड़ा हटके है। इसमें ये स्क्वायर है, इसमें 4 सॉलिड स्फीयर लगे हुए हैं, स्क्वायर की साइड 4 सेंटीमीटर है, इस सॉलिड स्फीयर की रेडियस √5/2 है, इनके मास 0.5 kg है, इसका mi निकालना है डायगोनल के अबाउट। अभी आपने उसमें हमने एग्जाम्पल में लगाया था, उसमें साइड के अबाउट पूछा था। ठीक, तो यहाँ पर एक्स वाई के अबाउट। ठीक, तो देखिए ए और बी जो बराबर डिस्टेंस पर हैं इस एक्स वाई एक्सिस के अबाउट, डायगोनल के अबाउट, इसलिए इनको डबल कर लें 2 टाइम्स आई ए, और इसी तरह से ये दोनों जो आपके बी और डी हैं इनके भी जो है वो सेम रहेंगे, क्योंकि इसी डायगोनल के ऊपर ये दोनों हैं, तो 2 टाइम्स आई बी कर लें। चेक करें इनके इसका, यहाँ पर डिस्टेंस ध्यान दें, ये 4 है, ये टोटल 4√2 होगी। ठीक, उसका ये हाफ कर दें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगी, क्योंकि इसको यहाँ पर शिफ्ट करना पड़ेगा डायगोनल में। इसका जो इंडिविजुअल है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो 2/5 mr² होता है, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दीजिए ma², 2 ये वाले मल्टीप्लाई कर दिए प्लस 2 टाइम्स, और इंडिविजुअल इनके होंगे बी और डी के 2/5 mr², क्योंकि एक्सिस इसी से पास हो रहा है। सभी डाटा यहाँ दिए हुए, रेडियस दिया हुआ है, मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखें, ये 9 × 10⁻⁻⁴ kg/m² हो जाएगा। ठीक, इसी तरह से ध्यान दें ये कि हाँ, ये देखिए आप क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आप, इसमें ये डिस्क है, इसका रेडियस 0.4 मीटर है, इसका मास 50 kg है, और एंगुलर वेलोसिटी 10 रेडियन/सेकंड से ये रोटेट हो रही है। इसके ऊपर जो है 2 रिंग रख दी गई हैं, इन दोनों रिंग का रेडियस 0.2 मीटर है, दोनों आपस में टच कर रही हैं, क्योंकि टोटल रेडियस इसकी 0.4 है और इसकी 0.2 है। इसका मास रिंग का 6.25 kg है। तो नई एंगुलर वेलोसिटी निकालनी है, नेचुरल है, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगेगा, I1 ω1 = I2 ω2, ω2 को निकालना है, I1 ω1 डिवाइडेड बाई I2। चेक करें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका हाफ mr², एंगुलर स्पीड इसकी ओमेगा, सभी वैल्यू आपको मालूम है, डिवाइडेड बाई इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया टोटल का तो हाफ mr² होगा, और रिंग का अपने सेंटर पर mr² होता है। फिर इसको शिफ्ट करें यहाँ पर, तो इस क्योंकि इस पॉइंट के अबाउट ये रोटेट हो रही है, तो नया जो आएगा वो 2 mr² हो जाएगा। एक का 2 रिंग है, इसलिए इसको डबल कर दें। यहाँ पर इसका मास गिवन है, रेडियस गिवन है, वैल्यू पुटअप करें तो ये 8 रेडियन/सेकंड आ जाएगा, जो नई एंगुलर वेलोसिटी होगी। तो आपने देखा होगा कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर, ये सभी क्वेश्चन आए हुए हैं, तो ये कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पर बहुत क्वेश्चन आते हैं और बहुत आसानी से लग जाते हैं, अगर आप थोड़ा सा अलर्ट रहें शिफ्टिंग वगैरह में। ठीक है ना, तो ओके स्टूडेंट, हमने रोटेशनल डायनामिक्स को काफ़ी डिस्कशन कर दिया है, इतना ये सफिशिएंट है। बाकी आप PDF में जाकर और क्वेश्चन एग्जाम्पल दिए हैं वो लगा लें, एक्सरसाइज लगा लें, या जो प्लेलिस्ट में हमारा 11th के लेक्चर हैं उसमें काफ़ी डिटेल में दिए गए हैं, वहाँ पर लगा लें। ओके स्टूडेंट्स।